हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे JMT 3 का जो जेई मेंस वाला पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर के लेवल की बात करेंगे तो जैसे जेई मेंस का पेपर रहता है सिंपल, वैसे ही पेपर सिंपल है। अगर मान लीजिए आपको कोई चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो उसका सवाल नहीं फंसेगा, और अगर आप कि मतलब सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आप पे क्लियर हैं तो आप चाहे तो आप इसे पूरा स्कोर भी कर सकते थे। फिर भी अगर आप देखें तो मेरे से 2-3 सवाल थे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, तो 2 से 3 सवाल छोड़ के आपसे सब सवाल खट हो जाएंगे। टाइम टेकिंग भी नहीं है, मतलब फटाफट आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। चलो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले सवाल में बोला गया एक ब्लॉक है, उसको 100 डिग्री हीट करने के बाद में एक रूम में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो आपके पास में इस कर्व को के बारे में बताया, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का कर्व है, उसमें से 3 ऑप्शंस हैं वो चूज करने हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए यार, मान लीजिए अगर आप किसी ब्लॉक को, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसे आप स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करके, वो सवाल में गिवन है 100 डिग्री तक हीट करके आप छोड़ते हैं रूम में, तो मान लीजिए रूम में कुछ 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इसे TS मेंशन कर लीजिए। तो क्या होगा, रेडिएशन के थ्रू हीट यहां से यहां पे फ्लो करेगी और इसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होगा। तो अगर आप बात करें भाई, ये वाला टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, बिकॉज इनिशियली इसका टेम्परेचर 100 डिग्री था, फिर कूल होगा तो फिर 90 आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा, जैसे कम हो रहा है। मतलब इसका टेम्परेचर को T मान लेंगे, तो T वेरिएबल है भाई, T वेरी कर रहा है, क्लियर। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है। अगर मैं बोलूं कि किसी भी, अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का टेम्परेचर T था, सराउंडिंग का TS था, तो dQ/dt कितना आएगा, तो dQ/dt है सिग्मा EA T to the power 4 minus TS to the power 4। क्लियर, ये तो हमें पता है, इस डिफरेंस हो आपके पास में। ठीक है भाई साहब, ये हमें पता लग गया। अच्छा, अब ये किसके बराबर आएगा, MS d थीटा। ये किसके बराबर आएगा आपके पास, MS d थीटा इज इक्वल टू सिग्मा EA T to the power 4 minus TS to the power 4। ये आपके पास में d थीटा बाई dt का फंक्शन आप ऐसे लिख दीजिए, यही होगा ना कि 1 सेकंड में आपके पास में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, वो आपको ये बताएगा यहाँ पे इस d थीटा के हिसाब से। यार अब आपके पास कर्व किसका है, कर्व है आपके पास में d थीटा बाई dt का कर्व, ये मतलब कर्व है थीटा और टेम्परेचर का कर्व है ना। यहाँ पे आपके पास थीटा है और यहाँ पे अगर टेम्परेचर है, ये 1 सेकंड में निकलने वाली हीट है, या फिर इंस्टेंटेनियस आप बात कर सकते हैं। यार ये देखिए, इसका जो स्लोप है d थीटा बाई dt, वो इस वाले कर्व का ये स्लोप तो यहाँ पे दिख रहा है हमें भाई, इस कर्व का स्लोप क्या हुआ, d थीटा बाई dt, और वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो बताइए बढ़ रहा है घट रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये बॉडी का टेम्परेचर है, अब बॉडी का टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके पास में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ए ऑप्शन में कर्व आप देख रहे हैं ना, क्या ऐसे कर्व यहाँ पे डिक्रीज। अब ऐसे आइडिया ले सकते हैं, कर्व तो कुछ ऐसी शेप का बनेगा, कुछ ऐसा सा ऐसी कोई शेप बनेगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज 27। आइए, में आपको बोला गया भाई साहब, एक इंडक्टर है, यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है। फाइन, ये बैटरी कितने वोल्ट की है आपके पास, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम की रेजिस्टेंस है और 10 हेनरी का इंडक्टेंस है। तो आपसे बोलेगा आफ्टर 2 सेकंड कनेक्शन इज मेड, द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। या तो करंट की इक्वेशन मुझे पता होनी चाहिए, क्या इक्वेशन होती है करंट की, याद है आपको एलआर सर्किट में, I इज इक्वल टू I नोट। I नोट की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस T बाई टाउ, टाउ की वैल्यू कितने थे, L बाई आर। तो L बाई आर कितना आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब कौन से टाइम की बात की, 2 सेकंड की बात की, तो T पुट कर देते हैं यहाँ पे 2। तो अगर आप 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस e टू द पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपके पास, ऑप्शन 1 मैच कर गया। मैंने बोला सिंपल सवाल है, देखिए खटाखट सवाल हो रहे हैं। अगले बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 में क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हैविंग एक्टिविटी T1, हैविंग एक्टिविटी एट टेम्परेचर T1 इज R1। मतलब T1 टाइम पे जो एक्टिविटी है वो है बच्चों R1, और T2 टाइम पे जो एक्टिविटी है वो है R2। तो डी के कांस्टेंट गिवन है लैम्डा, बहुत बढ़िया। तो कुछ रेशन पूछ रहा है, ठीक है, एक्टिविटी होता है लैम्डा इनटू में नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट, ये होता है ना एक्टिविटी। तो T1 टाइम पे कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, N0 T2 पावर माइनस लैम्डा T1। मान लिया T इज इक्वल टू 0 पे कुछ N0 न्यूक्लियर थे, फाइन। तो ये एक्टिविटी किसके बराबर, R1 आ गया। सिमिलरली अगर दोस्तों हम R2 निकालेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा N0 E टू द पावर लैम्डा T2। अब क्या किया जाए, अब से R1 R2 का रेशियो के बारे में बात हुई है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ गया R1 बाय R2, ये साफ हो गया। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2। क्लियर।
तो यहां से ये एक्सप्रेशन बना आपके पास R1 इज इक्वल टू, R1 के बारे में बात हुई है ना, R2 e टू द पावर लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं, इसमें क्या गिवन है, माइनस लैम्डा बाहर निकाल देते, कितना है T1 माइनस T2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इसका मैच कर गया। क्लियर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, दिस इज 29 बार मैग्नेट का सवाल है। और ये सब टॉपिक जिनको नहीं आते वो क्या करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर आप देखिए जेईई मेंस के जो स्पेशल टॉपिक्स है उनके सवाल मोस्टली टाइम आसान रहते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला गया, बार मैग्नेट है, हमने बार मैग्नेट बना दी वैसा, ये लो कितनी लेंथ है उसकी, आपके पास 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ बना दी। फिर आपसे बोला गया कि इन मैथमेटिकल नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड जियोग्राफिक नॉर्थ, यहां पे ऐसे नॉर्थ पोल बना दीजिए आप, यहां पे ऐसे साउथ पोल बना दीजिए, और यहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ है आपके पास इस तरीके से, ठीक है भाई साहब। इसने बोला कि हमें इक्वेटोरियल एक्सिस पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट नीचे मिलेगा। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी 3 सेंटीमीटर की दूरी है। सवाल में बोला गया था टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। सवाल में बोला गया भाई साहब कि इस वाले पॉइंट पे जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट है वो 0 है, और यहां पे बी नेट 0 है। सर कैसे बी नेट 0 होगा, देखिए यहां पे 2 मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला आएगा आपके पास, और एक इस बार मैग्नेट की वजह से आएगा। तो इस बार मैग्नेट की वजह से किस तरफ आएगा आपके पास, बार मैग्नेट की वजह से आएगा इस तरफ, ये P ड्यू टू बार मैग्नेट, B ड्यू टू बार मैग्नेट, B डैश बोल देते हैं, और ये B आपके पास में हॉरिजॉन्टल जो अर्थ का है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये आपके पास जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन केस देखते हैं ना, 2kp/r³, kp/r³, उस वाले केस में क्या होता है, ये वाली r की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, किससे, इसके सेपरेशन से। पर इस सवाल में ऐसा नहीं है, तो हमें बेसिक रिजल्ट पे जाना पड़ेगा। तो हम गए, हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपके पास, यहाँ पे ऐसे कुछ साउथ पोल है, ये वाला पॉइंट है, ये दूरी लिख दी आपके पास, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से नॉर्थ पोल कैसा कंसीडर होता है आपके पास में, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसके सिमेट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। इसके सिमेट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा बच्चों, इस तरफ आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे साउथ पोल है, ये एंगल देखा जाए, ये वाला एंगल कितना है आपके पास 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। तो यहाँ पे 2 बी है, एक ये वाला एक ये वाला, ये इस वाले पोल की वजह से, ये इस वाले पोल की वजह से। नेट अगर आप प्रोजेक्टेड डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 2b cos 37। तो आपके पास अगर 2b, एक मिनट बच्चों ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसका जो आपके पास में डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल किस तरफ है, इस तरफ है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा b डैश और इधर आएगा आपके पास bh, ठीक, गलती माफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2b cos 37 इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, bh के बराबर, ठीक है। 2b अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास है BH की वैल्यू सवाल में गिवन है, दिस इज 3.2 10 टू द पावर -5। 2b की जगह क्या लिखेंगे, kp/r³, r की वैल्यू कितनी आपके पास 5 हो गया ना, तो 25, और ऊपर चला गया आपके पास 10 टू द पावर 4, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। cos 37 की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 37 आपके पास हो गया 4/5। अब इस वैल्यू को सोल्व किया जाए तो ये देख, ये बन गया 3.2 10 टू पावर -5, पढ़ा रहने देते हैं कोई बात नहीं, ये 2 म्यूड बाय 4 पाई के 10 टू पावर -7। यहाँ पे ये वाली वैल्यू तेरे पास हुई m, और 4/25 इंटू में 5 10 टू पावर 4। अब काटना शुरू करते हैं। देख, यहां से अगर काटेगा 4 को तो ये बच जाएगा -3, यहां से इसको काटेगा तो यहाँ बच जाएगा -2, ठीक है। ये वाला काटेगा तो ये बन गया 1.6। तो तेरे पास क्या आ गया, तेरे पास आ गया यहाँ पे आ गया 16/1000, इन दोनों से मिला के ऊपर लेके जाएगा तो आएगा तेरे पास 25 5/4 इज इक्वल टू m। अब इसके लिए देख लेते हैं, तो ये तेरे पास बन गया 40 बन गया, ये तेरे पास 4 बन गया, और ये यहाँ पे तेरे पास 10 बन गया। तो m की वैल्यू कितनी तेरे पास हाफ आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तेरे पास, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगर अब हम नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट इज आपके पास प्रॉब्लम नंबर 30। तो प्रॉब्लम 30 के पास सिंपल सवाल है। प्रॉब्लम 30 में तुझे बोला गया यहाँ पे ऐसे स्क्रीन है तेरे पास,
और यहाँ पे से दो सोर्स है, एक S1 है और एक S2 है। तू जानता है भाई अगर तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा आ गया तो अब इसका फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये वाली बात हम पहले नोट्स में भी हमने देखा था, एक वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था। ऐसा कैसा बनेगा आपके पास में सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे, क्लियर। आप इसे घुमाते रहिए ऐसे तो क्या बनेगा सर्कुलर फ्रिंजेस। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपके पास में इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। अगर आप बात करेंगे 31 की, 31 में क्या बोला गया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस पे कपल फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ यहाँ पे लग रहा है, एक एफ ऐसे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर कपल फोर्सेस एफ नेट तो जीरो है, अगर एफ नेट आपके पास में जीरो, सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता मतलब ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कैसा मोशन पॉसिबल है आपके पास, रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का, आपके पास 2 सही हो गया। नेक्स्ट अगर आप 32 में जाएंगे, 32 में चलते हैं। 32 में बोला गया कि आपके पास में एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स प्रोपोर्शनल ऐसा है कुछ k/r की टर्म में। फाइन। अब भाई साहब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r। तो r ने r को मार दिया, मतलब वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, आपके पास में कोई भी n की टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा। वेलोसिटी आपके पास आ गया v = √k/m। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन इसमें बोला 2πr = nh/2π। ठीक। अब सवाल में पूछ क्या रहा है कि रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, तो रेडियस n पे डिपेंड कर रही है, दिखाई दे रहा है। ठीक। फिर पूछ रहा है t टाइम पीरियड नहीं है, सवाल में पढ़ेंगे t क्या है बच्चों, t इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी, ½ mv²। वो n पे डिपेंड ही नहीं कर रही बिकॉज n का कोई फंक्शन ही नहीं है आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास, tn इंडिपेंडेंट ऑफ n। बिल्कुल सही बात, काइनेटिक एनर्जी n पे डिपेंड नहीं कर रही। और रेडियस क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 33 थोड़ा ठीक सवाल है। इसमें बोला गया कि आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के अंदर, उसका क्रॉस सेक्शन है वो सेमी सर्कुलर रिंग के टाइप का है। मतलब इससे पहले जो हम देखते थे करंट ऐसे फ्लो करता है ऐसे, पर अब क्या ऐसे नहीं कर रहा। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर। और टोटल करंट जो इससे फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है आपके पास में आई। तो आप फील करना है पाइप लीजिए, पाइप। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन जो पाइप है ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे पाइप है ये आपके पास, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। फाइन। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सबसे पहले हमने एक एलिमेंट पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट पकड़ लिया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितनी विड्थ का, d थीटा विड्थ का। तो बच्चों इसकी ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, r d थीटा होगी। फाइन। अब इसमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। तो हमने बोला कि देख अभी ये ऐसा आ रहा है, अगर तू यहाँ पे चेक करेगा इस वाले की वजह से, इस वाले वजह से बी किस तरफ आएगा, ऐसा आएगा। तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के, वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे। तो हमने क्या किया, इस dB को हमने लिखा और फिर मैंने बोला b net = इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा। ये मैंने फील करके समझ लिया वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते आप इंटीग्रेशन से करेंगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा, पर फील आ रहा है तो हम गणित नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा dB की वैल्यू लिखी, तो dB की वैल्यू होगी μ0 I। ये तो एक इन्फाइनाइट वायर बन गई ना आपके पास में, μ0/4। इसकी वैल्यू μ0 I और I की वैल्यू कितनी लिखेंगे, I की वैल्यू आएगी r d थीटा इंटू में लैम्डा, μ0 I/2π और d की जगह बच्चों कितना आ गया r। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा भी आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आ गया, ये b नेट हो गया। अच्छा b नेट की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना बनाइए, μ0 2πr। फाइन। ये r से साफ हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा यहाँ पे आपने लैम्डा को लिखा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू आई, कितनी लेंथ में फ्लो कर रहा है, इतनी लेंथ में, तो ये लेंथ कितनी है आपके पास πr। बहुत बढ़िया। इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा d थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके आपके पास इसकी वैल्यू आ गई पाई तक। सॉरी ये यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 - थीटा ना। तो हमें ये वाला कंपोनेंट लेना है, तो यहाँ पे कितना आएगा dB sin थीटा, यहाँ पे कितना आएगा dB sin थीटा और यहाँ पे बनेगा sin थीटा। ठीक है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन चेक करेंगे तो cos थीटा बन जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 बनेगी कुछ आपके पास। तो b नेट कितना बन गया, b नेट बन गया आपके पास μ0 I 2π² r और इसका इंटीग्रेशन 2 साफ हो गया। तो b नेट की वैल्यू आ गई बच्चों, दैट इज μ0 I / π² r, μ0 I / π² r। ऐसा कोई आंसर है क्या, हाँ इसका फोर्थ आंसर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर। अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 34। तो 34 में अगर आप देखें तो आपको क्या बोला गया कि एक प्लैंक है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब 30 डिग्री रीच कर जाता है तब ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है। ऐसे यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया आपने और ये थीटा यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया।
आपसे बोला गया जब ये थीटा 30 डिग्री होता है तब ब्रोक स्लाइड करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा होगा, तो वो म्यू स्टैटिक होगा आपके पास mg cos थीटा। तो mg से mg आपके पास साफ हो गया, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास म्यू एस। कितने थीटा पे कर रहा है, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, तो बच्चों म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। क्लियर। फिर आपसे बोला गया एक बार जब ये चल पड़ा ना, तो चलने के बाद में आपसे बोला गया कि ये 4 मीटर डाउन जाता है 4 सेकंड में, तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं भाई। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा आपके पास वो हम देख लेते हैं। तो हमने बोला कि आपके पास s इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाते हैं। s कितना है 4, हाफ a और t स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 60। तो ये आपके पास 8 आ गया, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जब ये ब्लॉक चल पड़ा ना, तो चलने के बाद में इतना एक्सीलरेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू एम एम सब साफ हो गया आपके पास, और a की वैल्यू हाफ है बच्चों। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज g sin 30 की वैल्यू हाफ, और माइनस म्यू के हमें निकालना है ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, म्यू के हमें निकालना है, इज इक्वल टू इसको इधर ले आते हैं ना, आपके पास में a की वैल्यू कितनी है, हाफ है आपके पास। अच्छा ये बन गया म्यू के और g और cos थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। ये सारी वैल्यू आपके पास साफ होगी। म्यू के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, 9 डिवाइड बाय g√3, ये वाली वैल्यू आ गई 9/10√3। इसकी वैल्यूज आपको निकाल के सवाल में पूछी गई थी, इस हिसाब से आपका वहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 में आपसे बोला गया दिस इज U/EV इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला गया। और सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला गया P इज इक्वल टू 1/3 U/V। तो आपसे बोला गया वैसे टेम्परेचर और रेडियस के अंदर क्या रिलेशन है, इस तरह की कोई बात हुई। तो यार मैंने बोला U/V के यहां पुट कर देते हैं उठा के, तो क्या है P इज इक्वल टू 1/3 T⁴। ठीक है भाई साहब। अब क्या मुझे पता आइडियल गैस फॉलो कर रहा है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है आपके पास, तो P की जगह लिख दिया आपने T/V के प्रोपोर्शनल। ऐसे ही है ना, ये तो कांस्टेंट है बाकी सब, तो T/V के प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कुछ के हो जाएगा, और ये बन गया T⁴। ये यहाँ पे कितना आया आपके पास T³ हो गया। इसका मतलब बना बच्चों T³ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास r³ के, तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल आ गया दोस्तों, ये आ गया टेम्परेचर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्लियर। तो इस हिसाब से आपका इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे 36 में, तो 36 में आपके पास कुछ इस तरह का कर्व बना हुआ है, ऐसे करके कुछ ऐसा कर्व बना हुआ है। यहां पे ये स्ट्रेस है और यहां पे आपके पास स्ट्रेन है। क्लियर। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपके पास में, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है क्या। ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है आपके पास, अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है आपके पास तो क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए कर्व बनता है आपके पास, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप बात करेंगे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक में क्या होता है आपके पास, बहुत थोड़े से स्ट्रेस में, जैसे मान लीजिए एक बार जो आपके मतलब प्लास्टिक का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस दिया और वो ज्यादा स्ट्रेन हो जाए, इस तरीके का मेटेरियल होता है। इलास्टोमर क्या है, इलास्टोमर आपके पास में इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच की सिचुएशन है। तो आपको देख के ऑब्जर्व हो रहा भाई साहब, ना तो ये कर्व इलास्टिक का है ना ही ये प्लास्टिक का है, ये किसी बीच वाले का है। तो बीच वाले का तो क्या बन जाएगा आपके पास इलास्टोमर, तो क्या हो जाएगा इसका आपके पास ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। 37 में आपको बोला गया कि आपके सरफेस टेंशन का सवाल है। तो इस जो आपके पास में ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर पे टेंशन का फोर्स कितना है 2TL लग रहा है आपके पास में। दो फेस होंगे ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो 2TL किसके बराबर होना चाहिए आपके पास mg के। तो 2 किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, सरफेस टेंशन निकालनी, T की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख दिया 2 T की वैल्यू निकालनी है। लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है आपके 30 सेंटीमीटर, 30/100 कर दिया। m क्या है आपके पास, mg की वैल्यू गिवन है 1.5 डिवाइड बाय 100, ऐसे बना दिया। 100 से 100 बच्चों साफ हो गया। अच्छा यहाँ पे ये वाली वैल्यू, इसको डिवाइड में 10 आ गया, ये यहाँ पे 2 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, t की वैल्यू होगी 1/40 आ गया। 1/40 कितना होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, और ये बन गया आपके पास 25, तो कितना है 0.025। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। क्लियर, आसान सवाल था। नेक्स्ट पे चलेंगे अगर आप 38 पे,
38 में बोला गया फील्ड लाइंस दिखाई हुई है आपके पास में, तो आपको दिखाया गया ये वाला कुछ चार्ज है आपके पास, ये एक यहाँ पे चार्ज है। फील्ड लाइंस में अगर आप देख रहे हैं इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ऐसे दिखाया गया ना आपको, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इसमें फील्ड लाइंस क्या हो रही है आपके पास बच्चों? अंदर आ रही है, और अगर अंदर है तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है, इससे कम निकल रही है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, बिकॉज इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है ज्यादा और इससे कम है। तो अगर आप देखते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए बी से, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठ जाएगा? इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट चलेंगे 39 में, 39 में आपको पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिखाया गया, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखा है कुछ, u इज इक्वल टू m डिवाइड बाय r टू द पावर 6 माइनस n डिवाइड बाय r टू द पावर 12। आपसे बोला गया कि mn एंड r पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा जाए, कैसे देखिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट? आप f लिखिए, f क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर, तो कितना बनेगा? माइनस 6m r टू द पावर 7 माइनस ये प्लस हो जाएगा 12n डिवाइड बाय r टू द पावर 13, और एक साइन बाहर आएगा, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फाइन, अगर ये 0 होना चाहिए आपके पास, तो यहां से बना 6m इज इक्वल टू 12n डिवाइड बाय r टू द पावर 6। तो बच्चों r टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2n बाय m। मतलब जब इक्विलिब्रियम हो रहा होगा तब r टू द पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2n बाय m के बराबर होगी। ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाए तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी आपके पास? m डिवाइड बाय 2n m स्क्वायर माइनस n, और ये बन जाएगा 4n स्क्वायर, और ये बन गया m स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया इसमें। अब आप इसको देखिए, n ने n को मार दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? m स्क्वायर बाय 4n पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन 2। क्लियर? 40 में आपसे बोला गया एक गुड्स ट्रेन है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है और एक इलेक्ट्रिक पोल की तरफ ऐसे जाती है। तो आपको बोला गया इंजन जब इस पोल से पास करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ट्रेन मान लेते हैं ना, ये इसका इंजन है और ये इसका बैक पार्ट हो गया। जब यहां से एक पोल मान लीजिए, एक आदमी मान लेते हैं, ये इस आदमी को पोल मान लीजिए, ठीक है। जब यहां से ये पास होती है तो कितनी स्पीड से पास होती है? इस टाइम पे u थी, और जब ये ट्रेन ऐसे कुछ यहाँ पे पहुंच जाती है, जब लास्ट लाइन यहाँ पे आता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है आपके पास? v हो जाती है, और इसकी लेंथ कुछ मान लीजिए आप l। तो आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आपने बोला फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल कितना था? u हो गया, तो आपके एक्सेलरेशन कितना गया? 2a, और s की वैल्यू कितनी है? l। तो यहां से कैसा आ गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2l, ये आ गया आपके इसका एक्सेलरेशन। सवाल में क्या बोला गया? जब इसका मिड पॉइंट यहां से पास हो रहा है तब कितना एक्सेलरेशन होगा? तो मैंने बोला यार उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है, v डैश का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर। जब हाफ पार्ट यहां पे पहुंचेगा तो ये कितना चलेगी ट्रेन? l/2 डिस्टेंस चलेगी। तो मैंने लिखा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू मुझे पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2l, और s की जगह कितना आ जाएगा? l/2। ये इससे साफ हो गया आपके पास, ये 2 यहां से साफ हो गया, तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास v डैश का, जिसे अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलें, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 41। ये भी 41 भी सिंपल सवाल है, देखते हैं उसको। आइए, में आपसे बोला गया कि 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, ऐसा सवाल है 41 में बोला गया भाई साहब यहाँ पे 2 स्प्रिंग है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक हैंग कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2। तो यार जब सिर्फ K1 लगा हुआ है तब टाइम पीरियड आपके पास T1, तो मैंने बोला भाई साहब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय K1, इसके लिए T1। अगर आप T2 की बात करेंगे टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट m बाय K2। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं भाई साहब दोनों आपके पास में एक साथ लगे हुए हैं, तो तब जब टाइम पीरियड कितना है तो T नोट होगा कितना? 2 पाई अंडर रूट m बाय, और दोनों स्प्रिंग K1 प्लस K2, बिकॉज दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है ना, पैरेलल में से जुड़ जाएंगे आपके पास। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, तब देखिए 1 बाई टी नोट का स्क्वायर कीजिए, 1 बाई टी नोट का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? ऊपर चला जाके K1 प्लस K2 बन जाएगा, किसके बराबर आएगा वो? 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर आएगा ना ऐसा एक्सप्रेशन। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपके पास? इसका ऑप्शन 2 मैच कर गया। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 42 में। फाइन, 42 में अगर आप देखेंगे तो बोला गया भाई साहब एक लेंस था
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू 1.60। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, एफ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको पानी में डाला तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो मैंने लिखा 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम, इनिशियली एयर में है, म्यू एल म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एक एक्सप्रेशन ये आ गया। जब आप इसे पानी में डाल दें तो 1/f डैश बन जाएगा, म्यू एल बाय म्यू एम, म्यू एम की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को आप डिवाइड मार दीजिए, इसको और इसको आप डिवाइड मार दीजिए। ठीक है, डिवाइड मारते हैं। अगर आप इसको डिवाइड मारेंगे तो ये बन जाएगा f डैश बाई 20 फाइन इज इक्वल टू ऊपर टर्म बनेगी 1.6, दिस इज 0.60 और नीचे क्या बनेगा आपके पास, दिस इज बिकम दिस इज 1.2। ठीक है, 1.2 माइनस 1 दिस इज 0.2 फाइन। तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज आ गया, दिस इज 3, तो एफ डैश कितना आ गया 60 आ गया। मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होगी पानी में कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, पहले कितनी 20, तो कितने टाइम्स हो गया आपके पास 3 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 43 आपके पास इनफाइनाइट ग्रेड का सवाल है। सवाल कम देखने को मिलते हैं, देखिए इन सवालों का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो तरीका आप सुन लीजिए, उस तरीके से सवाल होगा और बहुत इजीली हो जाता है, पर तरीका आपको पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुनना मेरी बात से ढंग से। तो आपको जैसे सबसे पहले आप ये मानिए कि ये आपके पास में इनपुट है और ये वाला आउटपुट पॉइंट है, फाइन। तो यहां से कुछ करंट आ रहा है आई, यहां से कितना करंट आ रहा है आपके पास आई, तो यहां से आई आ रहा है, कितनी ब्रांच है आप मान लो। जब आप इनपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आउटपुट मत देखिए, और जब आप आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो इनपुट मत देखिए। मेथड सही है, आपको मेथड पर चमकना चाहिए। सुनना मेरी बात से ढंग से। जब आपने इस इनपुट को देखा तो आप भूल गए आउटपुट नाम की कोई चीज भी है। यहां से कुछ करंट आ रहा है आई, तो अगर आई आ रहा है तो आपको आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा, तो सब में कैसा जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा I/6, इसमें भी कितना I/6, क्योंकि 6 हिस्से में जाएगा ना करंट आपके पास, तो यहाँ पे कितना जाएगा I/6। क्लियर, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग काम हो गया। अब भाई साहब आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो। जब आप आउटपुट को देख रहे हैं तो आप इनपुट को देखेंगे नहीं। जब आपने आउटपुट को देखा तो भाई साहब आउटपुट से ऐसे करंट आ रहा है कितना, आई यहां से बाहर आ रहा है, तो यहां से I/6, यहां से I/6, यहां से I/6, यहां से I/6, तो इस बार यहां से कितना आएगा आपके पास I/6। मेरी बात समझ में आ रही है। जब इनपुट को देखा आउटपुट को नहीं देखना, जब आउटपुट को देखा अब इनपुट को नहीं देखना। अब क्या करो, जो रिजल्ट इनपुट की वजह से है, जो आउटपुट की वजह से है, उनको जोड़ दो। हाँ, उन दोनों को जोड़ दो। लोगों को 0, लोगों को सर यही तो I/6 है, नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों होते तो यहाँ पे I/6 नहीं आता ना। अगर आप दोनों को एक साथ कंसीडर करते तो आप बराबर डिवाइड ही नहीं कर सकते। यही मेथड है इसका। क्या करना होता है, पहले आप इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कितना करंट जा रहा है, फिर आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, फिर दोनों को जोड़िए। क्लियर, तो इस वाली ब्रांच लोड में कितना चला गया आपके पास I/3। क्लियर है बच्चों। तो अब मैंने क्या बोला, यहां से आप चलना शुरू करता हूं ए से लेके बी पे, तो आप क्या बोलेंगे VA माइनस आपके पास VA माइनस I/3R, इसकी वैल्यू पता नहीं, रेजिस्टेंस की R है, और इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा VB, फाइन। और इन दोनों के बीच में हमने बैटरी लगा रखी है, मान लीजिए ये वाला टर्म हमने ऐसे बैटरी लगा रखी है। तो अगर आपने ऐसे बैटरी लगा रखा है तो यहां से VA माइनस VB कितना बन जाएगा, कुछ EMF E के बराबर बन जाएगा। E इज इक्वल टू I/3 इंटू में R, और इसको किसके बराबर कर सकते हैं, I इंटू में R इक्विवेलेंट। ऐसा करते थे ना भाई, हम मान लिए यहां से कुछ I करंट जा रहा है तो इसकी पूरे की वैल्यू R इक्विवेलेंट मान ली, तब भी उसके बराबर ड्रॉप आना चाहिए। तो यहां से I से I साफ हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, R/3। क्लियर, तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ऐसा ही बन सकता है आपके पास में इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड है ऐसे, तो इसको आप कर पाएंगे स्क्वायर वाले को। इन दोनों पॉइंट्स के आउट निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे पहले कितना जाएगा I/4, फिर वापस इसकी वजह से कितना जाएगा I/4, टोटल कितना गया I/2 इंटू में R इज इक्वल टू I इंटू में R इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास I की वैल्यू, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, R/2। तो ये मेथड बहुत सिंपल है, पर आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ये रेयरली पूछा जाता है, नहीं पूछते हैं वैसे, पर ये रेयरली पूछा जाता है, तो आपको ये मेथड थोड़ा क्लियर हो तो ठीक रहेगा। 44 में आपसे बोला गया कि 29 मेन स्क्वायर की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है 30 डिवीजन के, मतलब जो 30 डिवीजन है वर्नियर स्केल से, मतलब 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ, लिस्ट काउंट पूछ रहा है। ठीक है भाई साहब, तो मैंने बोला यार
कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होगी, वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी होगी आपके पास, तो आप क्या करें 29 डिवाइड बाय 30 और मेन स्केल की डिवीजन कितने की आपके पास 0.5 डिग्री। क्लियर? मेन स्केल डिवीजन अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा 0.5 डिग्री। अगर आप लिस्ट काउंट देखें, लिस्ट काउंट क्या होता है आपके पास में, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप इसकी वैल्यू निकालें, जो 0.5 डिग्री कॉमन आ गया आपके पास 1 माइनस 20/30। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस विल बिकम 0.5 डिवाइड बाय 1/30। ये वाली वैल्यू आ गई 1/60 डिग्री। क्लियर? 1/60 डिग्री। और अगर आप 1/60 डिग्री की बात करें तो 1/60 डिग्री आप क्या बोल सकते हैं 1 मिनट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका आपके पास, आंसर 4। सेमीकंडक्टर का सवाल है 45 और अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो काम हो जाएगा। इसने बोला गया आपको एक इंसेंट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम, आपको कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। तो आप कंडक्टिविटी को किसके से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं आपके पास। तो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा इज इक्वल टू 2.13 मो मीटर इनवर्स। क्लियर? ये पॉइंट है ना वहां पे, थोड़ा छोटा सा, एक बार थोड़ा ध्यान से देखें दिखाई देगा आपको। और आपने बोला कि मोबिलिटी गिवन है आपको, किस किस की मोबिलिटी गिवन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको कितना 0.38, इसको म्यू से भी नोट करते हैं लोग। और मोबिलिटी ऑफ होल्स आपको गिवन है वो कितना है 0.18। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है सिग्मा चार्ज और मल्टीप्लाई जिसकी डेंसिटी है me प्लस NMH, बुक्स में इसको म्यू भी लिखा हुआ होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 2.13, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19। अच्छा n बाहर आ गया बिकॉज आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। अच्छा इन दोनों की वैल्यू को ऐड करें 0.38 प्लस 0.18, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, ये वाली वैल्यू आ गई 56। क्लियर? 0.56 आ गया आपके पास। तो आप इस n की वैल्यू निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 0.56। अगर बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपके पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 2.37 इंटू में 10⁻19 मीटर। क्लियर? 46 में आपको बोला गया कि एक लैंप है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है और ये 3% एफिशिएंट है किसमें, कन्वर्ट करने में लाइट को इलेक्ट्रिकल पावर से ईएम वेव के अंदर। तो सोचिए ये 100 सवाल में गिवन है 100 वोट की पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर 100 वोट ही कंज्यूम कर रहा है तो 3 वोट के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या कर रहा होगा आपके पास में, ईएम वेव जनरेट कर रहा होगा। तो मैंने बोला है यहाँ पे एक सोर्स है और उसकी पावर कितनी है 3 वोट की, वो ईएम वेव जनरेट कर रहा है। अब आपसे क्या बोला गया, यहाँ से कितनी दूरी पे, यहाँ से कुछ आपके पास 5 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है। तो मैंने बोला है पहले इंटेंसिटी निकालते हैं, फिर इंटेंसिटी को लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में सी, तो वहां से आपके पास में ई स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या किया हमने, इंटेंसिटी को लिखा, इंटेंसिटी आ गया प्लस 3 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर मीटर में है ना आपके पास में, मीटर में है, ठीक है। तो कितना आ गया 25 आ गया, ये इंटेंसिटी आ गई। अभी किसके बराबर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में सी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। अब भाई साहब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कैसे करें, तो ये बन गया 3 डिवाइड बाई, इसको ऐसे पढ़ा देते हैं 25 मल्टीप्लाई 4 पाई, और ये बन गया आपके पास हाफ। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू में 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास जो आएगी दिस इज 1/4 पाई 9 इंटू में 10⁻9 ई स्क्वायर। सी की वैल्यू हम जानते हैं, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे 3 से 3 कट गया, और कुछ देखिए कुछ है क्या, नहीं। अब हम इसको इस तरफ देखे चलते हैं। तो ई स्क्वायर आपके पास जो आया कितना आया, दिस इज बिकम 18, दिस टर्म इज 18, और यहाँ पे आपके पास 10⁸ से ये कट गया, ऊपर आ गया आपके पास 10, और नीचे टर्म आई आपके पास में 25, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू √18 इंटू में 10 डिवाइड बाई 5। अच्छा इसमें से क्या बाहर निकाला जा सकता है, तो ये आपके पास बन गया 3 और 2 और 2, ऐसा बन गया यहाँ पे आपके पास ना ये,
और यहाँ पे बन गया 5 इंटू में 2, तो ये आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 6 रूट 5/5, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, 6/√5। तो इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये बराबर आएगा 2.68 के। तो ये आंसर आप थोड़ा कैलकुलेटिव, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको वैल्यू पुट करनी थी, तो आंसर आपके पास आया 2.68। क्लियर। 47 आपके पास में सिमिलर प्रॉब्लम है, 46 के जैसा सही है। आपको बोला गया कि एक स्ट्रीट लैंप है जो 200 वोट की पावर कंज्यूम कर रहा है और वो 25% इस पावर का लाइट की फॉर्म में रेडिएट कर रहा है, और वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएट कर रहा है, दैट इज येलो कलर। ठीक है, तो 200 वोट की पावर वो कंज्यूम कर रहा है और 25% एफिशिएंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 50 वोट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो 50 वोट। अच्छा, लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना है आपके पास, लैम्डा है दिस वन वैल्यू इज 0.6 माइक्रोमीटर। तो मैंने लिखा इसे n0, h की वैल्यू SC बाय लैम्डा लिखना है। तो 50 इज इक्वल टू n0, h की वैल्यू सवाल में गिवन है, दैट इज 6.6 10⁻34। C की जगह लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं, लैम्डा कितना है 0.6 10⁻6। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू काटेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो n0 की वैल्यू आ गई है आपके पास 50 डिवाइड बाई 3, 50, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। ये टोटल बना आपके पास है 14, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, दिस इज बिकम 14 ना, तो 14, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 10⁻20। अच्छा, एक यहाँ पे 11 रह गया, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 33 बन गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास कुछ अप्रोक्स, दिस इज 1.5 इंटू में 10⁻20। तो क्या आंसर सही होगा इसका, 1.5 करेक्ट होगा। 48 में आपसे बोला गया कि इस वाले 5 माइक्रोफेराड पे चार्ज कितना है। तो पहली बात है, इस वाले पे जो चार्ज होगा वो इस पे मैटर नहीं करता, इसको आप कंसीडर नहीं करें तब भी काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, जिसका पोटेंशियल कितना है 6। ठीक, मैंने बोला भाई साहब ये दोनों कितने बने, दोनों मिलके 7 बन गए, क्योंकि पैरेलल में है, टोटल 7 हो गया। तो टोटल इसका सीक्वेंट कितना बना, सीक्वेंट किसका, ऊपर वाले पेयर का, तो ये 7 हुआ, ये 3 हुआ, तो कितना हुआ 21/10, इतना हो गया। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा यहाँ से, चार्ज मतलब इसमें कितना चार्ज आएगा, तो वो C इंटू में V जाएगा आपके पास। तो C इक्विवेलेंट हुआ आपके पास 2.1, तो Q कितना जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया ये आपके पास, इसको आप वैसे लिख, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये ऐसे लिख दिया आपने, तो ये आ गया 3 और ये 5, तो आप देखिए 21, 3 और ये 5, इतना चार्ज यहाँ पे फ्लो किया। अब भाई साहब यहाँ पे जो चार्ज डिवाइड होगा वो C के रेशियो में होगा डायरेक्ट, बिकॉज Q इज इक्वल टू C भी होता है। तो आप बोलेंगे इस पे जो चार्ज है Q1 5 माइक्रोफेराड, तो कितना है 5 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई जो टोटल चार्ज था कितना है 21, 3 और ये 5 ने 5 को मार दिया, 3 आ गया, तो Q कितना आ गया आपके पास 9 माइक्रोकूलम आपके पास चार्ज आ गया। क्लियर, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके पास, दैट इज 49 प्रॉब्लम में आपको बोला गया 49 में अगर आप देखेंगे कि अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये अर्थ है और यहाँ पे ऐसे मून है और ये मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और आपसे बोला गया अगर मून का मास को बढ़ा दिया जाए टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी G m/m/r²। ये कैपिटल M अर्थ का मास है, छोटा m मून का मास है, इज इक्वल टू स्मॉल m v²/r। ये साफ हो गया आपके पास, ठीक है। यहां से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, m ने m को मार दिया तो वेलोसिटी आ गई √gm/r। तो आप एक चीज देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये चांद मूव कर रहा होगा, ये मून मूव कर रहा होगा, वो मून के मास पे डिपेंड कर रही नहीं है। अगर आपसे टाइम पीरियड की बात की जाए, टाइम पीरियड क्या आएगा 2πr/v। तो भाई साहब r तो सेम का सेम ही था, आपने क्या बढ़ाया, आपने बोला सर जी हमने मून का मास 3 टाइम्स कर दिया। तो अगर मून का मास 3 टाइम करेंगे ना, तो मून का मास 3 टाइम करने से इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज r तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी में मून का मास की टर्म ही नहीं है। तो आपका आंसर कितना आएगा, जितना पहले था, कितना था पहले 29। हम आ गए लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल में आपको बोला गया कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो लिखी हुई है x इज इक्वल टू 3t - 4t² + t³। ठीक है, आपसे पूछा गया एक फोर्स का वर्डन पूछा गया है कितने में, 4 सेकंड में, और वही फोर्स अकेला उस पर लग रहा है। तो यार मुझे समझ में एक ही फोर्स लग रहा है, तो क्यों ना हम वेलोसिटी निकाल दें और चेंज इन मास से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा।
तो हमने लिखा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितना है आपके पास 3t² माइनस 8t प्लस 3। सही है एक्सप्रेशन। तो आपसे बोला गया 4 सेकंड की बात हुई ना, 4 सेकंड में कितना वर्क हुआ ये पूछा गया। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखी जाए वेलोसिटी कितनी है आपके पास 3 मीटर पर सेकंड। फिर अगर आप बात करेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना आएगा ये आपके पास वेलोसिटी आ गया आपके पास, दिस इज 16 दिस इज 48 माइनस 832 प्लस 3, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास, ये वाली वैल्यू आ गई 13 v आ गया आपके पास 19 मीटर पर सेकंड। अब जो वर्क डन है वो वर्क डन कैसे लिखेंगे आप, वर्क डन लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना आएगा हाफ m की जगह कितना है आपके पास 30 ग्राम, तो 30/1000 कर लीजिए, डिवाइड बाय v स्क्वायर जिस 19 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया आपके पास, जिस टर्म इनिशियल कितना था 3 का स्क्वायर। इसको अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5280 डिवाइड बाय 1000। तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये वाली टर्म हम तो चाहते थे ना कि भाई मिली जूल में आंसर चाहिए, आंसर कितना आ जाएगा 5280 मिली जूल, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये चैप्टर ये पेपर आपका खत्म होता है। थैंक यू।